अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज 9th of May। और जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायग्राम्स दैट कम्स इन द पेपर। तो चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है जिसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब ये होता है कि जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्योंकि जो हैकर होता है, कहानी की शुरुआत होती है हैकर से। हैकर ना इंटरनेट के ऊपर जो यूजर्स काम नहीं कर रहे होते लेकिन इंटरनेट उनका एक्सेस होता है, तो उनको वो एज अ बॉट बना देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंटरनेट यूजर इंटरनेट यूजर इंटरनेट यूजर। इनको ये बॉट बनाता है और बॉट बना के वेब सर्वर पे बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट जनरेट कराता है। या आप देख सकते हो सेकंड स्टेप में क्या हुआ। पहले स्टेप के अंदर आपको ये सब इंटरनेट यूजर नजर आ रहे हैं, ये हैकर है और ये सारे इंटरनेट यूजर हैं। इनके पास मेलवेयर गया। मेलवेयर का मतलब मैलिशियस कोड। और उसने इनको बना दिया बॉट। अब बॉट का मतलब वो है कि ये हैकर के हिसाब से चलेंगे। तो है अच्छा, इसमें एक ये भी चीज होती है, जो लिखना होता है ना, इसके भी मार्क्स हैं। मतलब एक तो आपने डब्बे बनाने, ठीक है, बॉक्सेस बनेंगे। दूसरी चीज आपने इसकी वर्डिंग लिखनी है। तो सबसे पहले हैकर इंस्टॉल्स मैलवेयर इन अ इनोसेंट यूजर कंप्यूटर एंड यूज देम एज अ बॉट। हैकर इंस्टॉल कराता है मैलवेयर और उसको कंप्यूटर्स में जब चले जाते हैं वो, तो कंप्यूटर्स बॉट बन जाते हैं। तो कंप्यूटर टर्न इनटू बॉट हो गए। अब जब ये बॉट बनेंगे तो ये वेब सर्वर के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो हर बॉट ने रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की। जब रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो वेब सर्वर एक लिमिटेड रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल कर सकता है। तो वेब सर्वर कैन नॉट सर्व द अनलिमिटेड रिक्वेस्ट एंड इवेंचुअली क्रैश। और फिर वो क्रैश कर जाएगा। अब उससे जो सही वाला यूजर है, इसको हम कहते हैं लेजिटिमेट लेजिटिमेट यूजर। जो जायज यूजर है, ओरिजिनल यूजर है, वो जब एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वेब सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि वेब सर्वर वैसे ही इतनी रिक्वेस्ट में गिरा होगा कि वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है। 5 मार्क 6 मार्क हो सकते हैं इसके, आगे जाके उसमें दिखा दूंगा। तो आप देखो, जब यूजर जा रहा है रिक्वेस्ट करने के लिए, जब यूजर रिक्वेस्ट के लिए जा रहा है, तो इसको एक्चुअल चीज की रिक्वेस्ट नहीं मिलती। इसकी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दी थी कि दराज है, लेट सपोज वो कहता है कि भाई मैं साल की सबसे बड़ी सेल लेके आ रहा हूँ, और दराज का कोई राइवल हो, तो वो राइवल क्या करे? दराज की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी फेक ईमेल की रिक्वेस्ट डाल दे। फेक ईमेल नहीं, फेक रिक्वेस्ट जनरेट कर दे। उससे क्या होगा? जो दराज का लेजिटिमेट यूजर होगा, वो लेजिटिमेट यूजर जो है वो उस वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाएगा, और जो वो वेबसाइट है वो हैक हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? ये है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा फाइल। तो फिर आपको उम्मीद है जरूरत नहीं पड़ेगी इसको लिखने की। ठीक है। ये डीडॉस अटैक। इज दैट क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये फाइल होगी तो आप फाइल से देख सकोगे। इसमें आपको ये समझ लो कि जैसे बॉट क्रिएट करने का 1 मार्क मिलेगा। अच्छा, ये वाला सवाल आपके पास पेपर में आया हुआ है। तो डॉस बॉट क्रिएट करने का 1 मार्क है, यूजर की रिक्वेस्ट जाने का, वेब सर्वर का, और उस तरह से ये लिखने का। तो ये 5 मार्क का सवाल होगा। ये 5 मार्क का सवाल होगा। फिर एक चीज आती है डाटा इंटरसेप्शन। डाटा इंटरसेप्शन का मतलब है कि ये मैं हूं, ये तुम है, यहाँ से यहाँ तक डाटा जा रहा है, ये कम्युनिकेशन चैनल है। अब डाटा इंटरसेप्शन में से मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई हैकर आ जाए, ईव्स ड्रॉपर आ जाए, हैकर आ जाए, या फिर ईव्स ड्रॉपर। ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है ना, एक अच्छा सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का क्या फर्क है। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर मल्टीपल पीसीज, मल्टीपल सिस्टम्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती है। ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वरना अगर एक की तरफ से ज्यादा जनरेट होंगी तो वो डॉस, सिंपल डॉस कहलाता है। डाटा इंटरसेप्शन में मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा डाटा जा रहा है, ये पैकेट्स डाटा के जा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन चैनल है, ये वायर है। इसमें से बीच में कोई ना कोई इसको जो है हैकर, ठीक है, डीडॉस में ज्यादा सारे हैकर्स नहीं होते, हैकर्स नहीं, डीडॉस में बॉट्स नहीं होते। डीडॉस में बॉट्स होते हैं, जो सिंपल डॉस है उसमें बॉट्स नहीं होते। ठीक है। तो डाटा इंटरसेप्शन में ये होगा कि यहाँ पे, अब देखो, इसने बताया आपको ये डायग्राम बनानी है पहले कि भाई यूजर है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, सेंडर, और इसको आप लिख सकते हो रिसीवर।
और ये आपके डाटा पैकेट्स जा रहे हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन चैनल है। यहाँ आ जाता है पैकेट स्निफर, जो कि हैकर होता है। पैकेट स्निफर का काम होता है कि वो भी जो डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है उसको स्निफ करे, उसको सूंघे, और उसमें उसको जो डाटा ऐसा लगे कि जो डाटा काम का है, जो डाटा क्या कह सकते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको उठा सके। तो पैकेट स्निफर यहाँ पे क्या करता है, एग्जामिन करता है डाटा पैकेट को और कलेक्ट करता है तमाम इंफॉर्मेशन। ये आपकी डायग्राम हो गई आपकी डाटा इंटरसेप्शन की। जब क्या करेगा, ये स्निफ करेगा पैकेट और उसके बाद हैकर को भेजेगा। यहाँ पर आपकी डाटा इंटरसेप्शन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? फार्मिंग का केस क्या होता है? फार्मिंग के केस में ये होता है कि आपके पीसी में एक मैलिशियस कोड इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हैकर है सबसे पहले। सही है। हैकर इंस्टॉल्स मैलवेयर इन यूजर कंप्यूटर। तो ये हैकर सबसे पहले यूजर के कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल करेगा। कैसे करेगा? यूजर अगर कोई वो है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने होने में जो हम टिक बॉक्स आते हैं ना, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली टिक लगा हुआ होता है। तो वो किसी सॉफ्टवेयर के साथ लग के आता है। तो यूजर ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसके साथ मैलवेयर लग के आ गया। अब उस मैलवेयर का काम ये होता है कि वो आपको फेक पेजेस पे रिडायरेक्ट करेगा, कैशे पॉइजनिंग करेगा। फार्मिंग में एक बात नोट कर लेना, ये अपने पास लिख लेना। फार्मिंग में क्या होता है? फार्मिंग में होती है कैशे पॉइजनिंग। कैशे पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि ये आपको रीडायरेक्ट करता है फेक वेब पेज पे, बाय रिप्लेसिंग ओरिजिनल आईपी एड्रेस टू फेक आईपी एड्रेस, टू फेक आईपी एड्रेस। फार्मिंग और फिशिंग में फर्क है कि फार्म फिशिंग होती है ईमेल के जरिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। फिशिंग होती है, फिशिंग होती है ईमेल के जरिए। तो ये रिडायरेक्ट करता है फेक वेब पेज पे बाय रिप्लेसिंग ओरिजिनल आईपी एड्रेस टू द फेक आईपी एड्रेस। डीएनएस के अंदर क्या करता है ये? कैशे पॉइजनिंग का मतलब ये है कि डीएनएस के अंदर ओरिजिनल आईपी एड्रेस को फेक से रिप्लेस करता है। तो फार्मिंग में भी देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हैकर ने यूजर के कंप्यूटर में मैलवेयर किसी भी तरह से इंस्टॉल करवा दिया। अब जब यूजर कोई वेबसाइट पे जाने के लिए यूआरएल लिखता है और वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर की जानिब, तो अब वेब सर्वर की जब जानिब जाएगी तो वो उसे ओरिजिनल वेब सर्वर की जानिब नहीं जाने देता। दिस इज ओरिजिनल वेब सर्वर, ओरिजिनल वेब सर्वर। वेब सर्वर से मुराद वेबसाइट। अब ये हो गई फॉर एग्जाम्पल मीजान बैंक लिमिटेड की ओरिजिनल वेबसाइट, जहां पर आप नॉर्मल जाते हो, अपना आईडी पासवर्ड डालते हो और बैंकिंग करते हो। ये आपको फेक मीजान बैंक की वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो उससे क्या होगा? वो बिल्कुल दिखने में आपको ओरिजिनल लगेगी लेकिन होगी फेक। अब होगा ये कि जैसे वहां पर आप ओरिजिनल में अपना आईडी पासवर्ड डालते थे, अब यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल दोगे। अब जब फेक चीज के ऊपर आपका आईडी पासवर्ड जाएगा तो उसका एक्सेस किसको मिलेगा? उसका एक्सेस मिल जाएगा हैकर को। और फिर हैकर जो है आपके अकाउंट से पैसे जो है वो खरीदारी कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। आपको आ रही बात समझ में? तो आप स्टेप्स याद रखो। हैकर आपके पीसी में मैलवेयर इंस्टॉल कराएगा। मैलवेयर इंस्टॉल होने के बाद फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आप एक फेक वेब सर्वर बना देंगे। इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आप लाइंस विदाउट डॉट करोगे और ये डॉटेड करोगे, यानी जाना इसको यहाँ चाहिए था, पहुंच ये यहाँ गया। और फिर उसके बाद नंबर 4 पे आप बना दोगे ओरिजिनल वेब सर्वर की डायग्राम। यहाँ तक की बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं? प्रॉक्सी का सवाल है कि भाई प्रॉक्सी क्या होता है। ये यूजर है और ये वेब सर्वर है। वेब सर्वर जो वेबसाइट जहाँ से आप डाटा लाना ले जाना करते हो। तो यूजर से प्रॉक्सी की हम बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी। ये प्रॉक्सी सर्वर होता है। प्रॉक्सी सर्वर का काम ये होता है कि जब
यहाँ बता लिख लेता हूँ मैं। प्रॉक्सी की बात करें तो होता ये है कि यूजर जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर तो वो प्रॉक्सी से होके जाती है। ठीक है। और फिर वेब सर्वर से जब वो रिक्वेस्ट जाती है तो प्रॉक्सी सर्वर उसको चेक करके फिल्टर करता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो प्रॉक्सी सर्वर एज अ फायरवॉल भी काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर एक्ट एज फायरवॉल, फायरवॉल के तरह से भी काम करता है। ठीक है। आगे चलें, फार्मिंग तो हो गया। फिर एक सवाल ये चैप्टर नंबर 3 से आता है। ये रोल ऑफ राउटर चैप्टर नंबर 3 में है। रोल ऑफ राउटर का मतलब ये है कि राउटर कैसे काम करता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि राउटर जो है, अब ये आप हो गए, ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, ये आप तीनों की डिवाइसेस हैं। तो राउटर असाइन प्राइवेट आईपी एड्रेस टू द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द लोकल एरिया नेटवर्क। मैं इसके बारे में भी बात करेंगे जब 5 पढ़ाऊंगा तो रोल ऑफ राउटर की अगर हम बात करें तो राउटर का काम ये होता है कि वो आईपी एड्रेसेस असाइन करता है। आईपी एड्रेसेस असाइन करता है। ठीक है। और साथ साथ राउटर आपका डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट भी करता है। अब मेरा और आपका नेटवर्क डिफरेंट है ना, बट हम कनेक्ट हो रहे नहीं हो रहे। ये आप हो गए, ये आपका राउटर है। ठीक है। ये कोई और बच्चा हो गया, ये उसका राउटर है। इसी तरह ये मैं हूँ, ये मेरे घर में होने वाली डिवाइसेस हैं। तो राउटर का काम होता है कि ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो एक काम तो ये है कि वो आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस का मतलब जो डिवाइसेस राउटर से कनेक्ट होती हैं उन सबको आईपी एड्रेसेस देता है। और साथ साथ जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट भी करता है। और फिर राउटर एग्जामिन पैकेट हेडर एंड चेक्स इफ द आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन डिवाइस। जैसे अभी करंटली आपके घर में 3 या 4 लोग मौजूद हैं और सबको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो किसको कौन सा मैसेज जाएगा वो कौन देखता है? वो राउटर देखता है। यानी किस डिवाइस पे क्या चीज जाएगी ये पूरी बनानी होती है। सवाल आएगा तो बनानी होगी। ये सवाल आपका ये है कि भाई राउटर कैसे काम करता है। ठीक है। हाउ डज द राउटर ये कह सकते हो कि हाउ डज द राउटर असाइंस आईपी एड्रेस टू ईच डिवाइस। राउटर आईपी एड्रेस, ये तो पैकेट स्विचिंग हो जाएगी। नहीं, इसका भी फिलहाल पैकेट स्विचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप पैकेट स्विचिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पैकेट स्विचिंग बिल्कुल अलग चीज है, उसको भी बता दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ पे सिंपल ये चीज बताई जा रही है कि राउटर देखो, पैकेट स्विचिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक पीसी से दूसरे पीसी के दरमियान होती है। और उसमें डाटा पैकेट्स होते हैं और उसमें मल्टीपल रूट्स होते हैं। तो डाटा मल्टीपल रूट्स के जरिए जाता है, वो बिल्कुल अलग चीज है, इसका उससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे सिंपल ये बता रहा है कि भाई आपका जो राउटर लगा हुआ है वो, जैसे अब यहाँ पे ये राउटर है ना, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ। ये वाला जो है ना, ये मेरा कोई स्टूडेंट है। ठीक है। और वो वहां से अपने कंप्यूटर से अभी करंटली, जैसे फॉर एग्जांपल अव्वाब है, अव्वाब अपने घर से बैठ के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है। अब इंटेंडेड उसके ऊपर मैं हो गया, सर्वकार। अब वो मैसेज उसका निकल के उसके नेटवर्क से मेरे नेटवर्क पे आएगा। ये मेरे घर का राउटर है। अब मेरे घर पे ये मेरा मोबाइल है, सही है ना। ये वाला लेट सपोज आईपैड को दिया हुआ है, ये वाला जो है मेरे लैपटॉप को दिया हुआ है, ये मेरे मोबाइल फोन का है। तो वो जो मैसेज है जो अब आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, वो इंटेंडेड जो भी होगा वो मुझे यहाँ तक इस तरह से मिलेगा। तो राउटर का रोल ये होता है कि वो पैकेट को फॉरवर्ड करता है। ये आप याद रख लो, द रोल ऑफ अ राउटर इज टू फॉरवर्ड द पैकेट। ये सवाल पूछा जाता है, राउटर क्या करता है? राउटर फॉरवर्ड करता है पैकेट को, फॉरवर्ड पैकेट टू इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशन। आप ये भी तो देखो, अभी आपके घर में करंटली कितने सारे लोग होंगे, लेकिन सबको सबके मोबाइल पे अपने अपने मैसेजेस मिल रहे ना। तो वो फॉरवर्डिंग का काम कौन करता है? वो फॉरवर्डिंग का काम करता है राउटर, पैकेट फॉरवर्डिंग का। ठीक है। पहले डायग्राम समझो सारी। ठीक है, पहले डायग्राम्स को डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर की फ्रेमिंग बाद में। एक ही टॉपिक पे रहेंगे, ये सवाल याद रखना। जैसे मैं पहले भी डायग्राम्स करा दूंगा, जो फ्रेमिंग ऑफ द आंसर है 4 मार्क के वो इसके बाद होंगे। पहले एक तरफ रहते हैं, बीच में उसको नहीं।
पहले भी सिर्फ डायग्राम्स को फोकस कर। ये एक सवाल चैप्टर नंबर 5 से आता है। आपको याद है ये वाला सवाल, ये क्या था? ये होता है किस तरह से वेब पेज रिक्वेस्ट होता है, हाउ द वेब पेज इज रिक्वेस्टेड। तो इसके ऊपर अगर हम जाएं तो वेब पेज रिक्वेस्ट करने का तरीकेकार क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ देखें, चलो मैं एक एक स्टेप में ही बता देता हूँ। तो वेब पेज रिक्वेस्ट करने का काम ये होता है कि सबसे पहले when a device connects to the network, DHCP assign public IP address to the device। जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, आपने डाटा बंडल खोला या आप यूजर हो, आपने डाटा खोला, तो आईएसपी जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सबसे पहले आपको एक आईपी देता है। क्या ये बात मानते हो? भाई आप लोग सिम यूज कर रहे हो, जोंग की, जैस की, किसी की भी, एसटीसी की, मोबाइली की, ठीक है, जैन की, इनमें से आप कोई भी सिम यूज कर रहे हो, वो जब भी आप डाटा बंडल ऑन करोगे तो सबसे पहले आपको जो चीज असाइन होगी वो होनी चाहिए। ये डीएनएस वाली डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम आपके पास है ये कि किस तरह से वेब पेज एक्सेस होता है। वेब पेज एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लो कि सबसे पहले जो पहला काम होता है कि जब भी आप कनेक्ट करते हो तो आईएसपी जो होता है, वो पहले स्टेप में, आईएसपी में जो डीएचसीपी होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आईपी असाइन करता है आपको, और यूजर को ये आईपी असाइन हो गई, यूजर को ये आईपी असाइन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे, अब आपको जब फर्स्ट टाइम पे यानी सेकंड स्टेप में आपको आईपी असाइन हो गई, ये आपको आईपी असाइन हो गई। जब आईपी असाइन हो गई, आपके पास इंटरनेट एक्सेस आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपने वेब एड्रेस लिखा, ठीक है। आपको जब इंटरनेट में लिया तो आपने वेब एड्रेस लिखा, आपने लिखा भाई दैट सिटी स्कूल डॉट edu डॉट pk। तो यूआरएल इज सेंट टू डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो उस वेबसाइट का नाम लिखते हो। आपको पता है कि उस वेबसाइट का नाम आपको कहाँ मिलता है? डीएनएस में। डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर आपने पढ़ा था। डोमेन नेम सर्वर एक आपके पास क्या होता है, एक सर्वर होता है जो हर नाम के अगेंस्ट आपको आईपी ला के देता है। डू यू रिमेम्बर? ये वाली बात आपको याद है? ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये आपको ला के देता है एक आईपी एड्रेस। तो आई गेस मुझे, मैंने बताया भी था तुम लोगों को, जैसे वो था ना किरिक बस के नाम से, ठीक है। तो किरिक बस क्या करता है, क्रिक बस जब हम लिख रहे थे तो 235 करके उसने उसका आईपी एड्रेस वगैरह दिया था हमें। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये चीज हो जाएगी। आगे चलेंगे तो ये चौथे स्टेप के अंदर जाके डीएनएस पे जाएगा। अभी जो लिखा हुआ है ना द सिटी स्कूल डॉट edu डॉट पी के, अब आपको पांचवें स्टेप पे इस वाले का जो आईपी एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, वो मिलेगा। यहाँ नीचे जाते हैं और फिर देखो कहता है कि डीएनएस लुक्स फॉर द करेक्ट आईपी एड्रेस, डीएनएस फिर चेक करेगा करेक्ट आईपी एड्रेस। अब आप जरा गौर से देखना, ये जो नाम था, क्या उसने उस नाम के अगेंस्ट उसका आईपी रिटर्न किया? नाम के अगेंस्ट उसका आईपी रिटर्न किया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये हो गया तुम्हारा पांचवा स्टेप। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम एक रिश्तेदार को ढूंढते हुए उनके मोहल्ले में चले गए और उनका नाम लिया तुमने। तो गली की कौन दुकान पे किसी न किसी जगह पे तुम्हें जो बंदा था उसने कहा यार यहाँ से आप चले जाओ राइट साइड के ऊपर छठी गली के अंदर, हाउस नंबर ये जो है ना वो इंसाफ का है, तो आप पहुंच जाओगे। तो वो बंदा बेसिकली डीएनएस हुआ। ऐसा होता है ना कि आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो आपको उसका नाम पता होता है, इसी तरह हम, हमारे लिए वेबसाइट के नाम को याद रखना आसान होता है, लेकिन उसका एड्रेस जो ढूंढ के देता है वो डीएनएस है। तो अगर हम उस नाम को लेकर उस मोहल्ले में चले जाते हैं और वहां जाके किसी से पूछते हैं, ठीक है, कि भाई ये वाले साहब हमें कहाँ मिलेंगे, तो वो कहते हैं अच्छा ये वाले साहब इस गली के इस मकान नंबर में रहते हैं। तो इस गली के इस मकान नंबर में जो रहने वाले हैं,
वो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, उनका आईपी एड्रेस हो जाएगा। अब बात आ रही है समझ में। तो उनका आईपी एड्रेस ये मिल गया। आप कभी भी वेबसाइट पे उसके नाम से नहीं पहुंच सकते। तो पांचवें स्टेप के बाद ये वापस आपके यूजर के कंप्यूटर में आपको ये वाला आईपी मिल जाएगा। अब जब मिलेगा तो फिर आप दोबारा रिक्वेस्ट करोगे। अब आप देखना, ये तो आईपी मिल गया, लेकिन अब आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे। इसलिए आप देखो दोनों का फर्क। अब आपने एक नई चीज ऐड करानी है, दैट इज अ वेब सर्वर। वेब सर्वर का मतलब वो वेबसाइट जहां पर डाटा पड़ा हुआ है। तो आपको जो आईपी एड्रेस मिला था वो मिला था 164.168.101.53। तो ये वो एड्रेस था जो इस वेब सर्वर का एड्रेस था। ये इस वेब सर्वर का एड्रेस था। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको एड्रेस जब मिल गया तो यूजर पे डायरेक्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को। और फिर वेब सर्वर क्या करेगा, वो डाटा वापस आपको भेजना शुरू करेगा वेबसाइट का। और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो डाटा आना शुरू हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये बता दो। ये स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाता है। 5 और 5 के बाद 6। छठे स्टेप में आपका वेब सर्वर जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये रिक्वेस्टिंग ऑफ अ वेब पेज। ये सब खुद कंप्यूटर खुद ही करता है, जाहिर है। कभी ऐसा तो हुआ नहीं है ना स्माइल के कंप्यूटर से आवाज आई हो भाई थक गया हूँ थोड़ी मदद कर दो। करना तो उसने खुद ही है। सही है। इसकी पूरी डायग्राम कहाँ है, इसकी पूरी डायग्राम आप ये समझ लो। जो इसकी पूरी डायग्राम आपको मिलेगी, मैं अगर इसको बनाऊं, पूरी डायग्राम चाहिए ना तुम्हें। उसने ऊपर उसको भेजा, आईपी असाइन हो गया। हाँ, इसकी पूरी डायग्राम तुम्हें मिल जाएगी, नीचे होगी। दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। सवाल आया था इसकी पूरी डायग्राम कहाँ मिलेगी। 5 नंबर के लिए इसकी पूरी डायग्राम आपको यहाँ मिलेगी कि ये है कंप्यूटर, ठीक है। यूजर कंप्यूटर ऐसे ही था। यूजर कंप्यूटर जाता है डीएनएस के पास। और डीएनएस पे जो है ना यूआरएल भेजता है, जिस यूआरएल पे उसको डाटा चाहिए होता है। जैसे यूआरएल आपके पास किसी भी वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। दोनों सेम होते हैं मायर। तो डीएनएस जो है उस यूआरएल के अगेंस्ट उसका आईपी देता है, जो आईपी वापस जाता है, ठीक है। जो आईपी वाईपी, देखो स्टेप कहाँ से शुरू हुआ कि स्टूडेंट कंप्यूटर या यूजर कंप्यूटर यूआरएल लिखता है। यूआरएल का मतलब आपने लिखा जीसीई गाइड, या आपने लिखा ये जीसी गाइड डीएनएस में गया, उसने कहा यार जीसी गाइड का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर उस आईपी को ढूंढा जाएगा। जीसी गाइड का आईपी एड्रेस है मिसाल के तौर पे 192.168.15.1, ये हो गया। अब ये आईपी एड्रेस 192.168.15.10 कर दो इसको, 10 था। ये आईपी एड्रेस वापस जाएगा। ये वापस जब जाएगा तो आपको आईपी मिल गया। जब आईपी मिल गया तो आपको वेब सर्वर की जानिब जाना है। तो आईपी जो है फिर वो रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को। जब उसके पास ये करेक्ट एड्रेस आ गया तो करेक्ट एड्रेस लेके वो वेब सर्वर तक जाएगा। आ रही बात समझ में? फिर वेब सर्वर का काम ये होगा कि वेब सर्वर जो एचटीएमएल पेज होगा उसको यूजर के कंप्यूटर तक वापस भेज देगा। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई तुम लोगों को? इज दैट क्लियर? आ गई समझ में? ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे है जी वलीद, मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है सिक्योर वेब पेज को कैसे ओपन करेंगे। ठीक है। सिक्योर मैसेज को कैसे ओपन करेंगे। सिक्योर मैसेज को ओपन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या, यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई सिक्योर मैसेज ओपन करना है तो सबसे पहले यूजर है और ये वेब सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट करेगा, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट द वेब सर्वर टू ऑथेंटिकेट इट्स एसएसएल सर्टिफिकेट। जब भी हम वेब ब्राउजर पे किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, आप लोगों ने कभी देखा है कि कभी कभी आपको वेबसाइट पे जाने नहीं देता। वो कहता है यार ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। फिर आप कहते हो कि यार आई अंडरस्टैंड द रिस्क, और आप खुद चले जाते हो जबरदस्ती। उसकी वजह ये होती है कि इंटरनेट के ऊपर भी कुछ बॉडीज होती हैं, इंटरनेट पे भी कुछ बॉडीज होती हैं जो इस बात का चेक रखती है कि वेबसाइट्स पे मैलिशियस कोड ना आए, ठीक है ना। तो इसलिए वो जब चेक करती है कि भाई वेबसाइट, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, अगर किसी वेब सर्वर का सर्टिफिकेट, देखो हर वेब सर्वर के पास ना एक सर्टिफिकेट होता है।
जो इस बात को इंश्योर करता है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, सर्टिफिकेट। अब लाजमी होता है उस वेबसाइट का एसएसएल सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफिकेट होता है, और उस वेबसाइट को वो सर्टिफिकेट जो है ना वो आपके वेब ब्राउजर को भेजना होता है। रिटर्न टू वेब एड्रेस, रिटर्न टू वेब एड्रेस। आपके घर वालों ने आपको किसी स्कूल में डलवाया होगा, तो देख के डलवाया होगा ना कि यार ये रजिस्टर्ड स्कूल है या नहीं है, ऐसा है। या आप मुझसे पढ़ने जब आए होगे तो आपने कहीं देखा होगा कि भाई ये सर्टिफाइड टीचर है या नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन जिसके पास होती है वो ऑथेंटिक होता है। तो वेब सर्वर, जब भी जैसे आप भी वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको भी ना सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज इंटरनेट पे होती हैं, आप उनसे सर्टिफिकेट हासिल करते हो, और वो सर्टिफिकेट इस बात की गवाही देता है कि आप ऑथेंटिक हो, आपके पास कोई मैलिशियस कोड नहीं है। वो आपकी वेबसाइट का डाटा चेक करते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, और आपको वो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। ये बात समझ में आती है? तो अब क्या होता है, सही है। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि अब जब कोई भी वेब सर्वर रिस्पॉन्स करता है तो उसको वेब ब्राउजर को रिटर्न टू वेब ब्राउजर लिखना है यहाँ पे, रिटर्न टू वेब ब्राउजर। उसको वेब ब्राउजर को वो सर्टिफिकेट भेजना होता है। अब अगर वेब ब्राउजर उस सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट कर लेता है, वेब ब्राउजर कहता है हाँ यार ये मैंने सर्टिफिकेट देखा है, ये ठीक है, तो फिर इसका मतलब है ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। तो देखो यहाँ पे यही कहानी बताई गई है जो मैंने ऊपर बताई है। यूजर है, यूजर ने सबसे पहले आप देख सकते हो रिक्वेस्ट भेजी किसको, वेब सर्वर को, सही है। अब क्या होगा, अब यहां से ये वेब सर्वर है, और ये वेब सर्वर क्या कर रहा है, अपना डिजिटल सर्टिफिकेट भेज रहा है किसको, किसको भेज रहा है, यूजर को भेज रहा है। अब यूजर का जो वेब ब्राउजर होगा वो इसको ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है, वेब ब्राउजर चेक्स इफ द डिजिटल सर्टिफिकेट इज इशूड बाय ट्रस्टेड अथॉरिटी इज नॉट एक्सपायर। वो ये देखिएगा यह जो सर्टिफिकेट है ये सही है या नहीं है। जब ये सही निकलेगा तो फिर क्या होगा, ये आपस में हैंडशेक करेंगे, यानी दे विल एग्री। और फिर क्या होगा, वेब ब्राउजर सेंड इनक्रिप्टेड वेब पेज, ठीक है। कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर नहीं होता बेसिकली, कंपेयर नहीं होता। वो बेसिकली क्या करेगा, उसका काम ये होगा कि वो ये देखेगा कि भाई ये सर्टिफिकेट सही है या नहीं है। अगर वो सर्टिफिकेट ठीक होगा तो फिर वो क्या करेंगे, ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देंगे। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो ये वेब ब्राउजर ने अपना पेज भेज दिया, अब उसके बाद जो है ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है, ये वाली चीज आ जाएगी। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि यार हमें सर्टिफिकेट मिल गया, यानी मेरे वेब ब्राउजर पे सर्टिफिकेट आ गया। अब अगर ये सर्टिफिकेट सही होगा ना, तो मैं इस वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वेब पेज का डाटा भेजो, भेजो। और फिर जब वो मुझे भेजेगा तो मेरे पास वो डाटा आ जाएगा। अब देखो, वेब ब्राउजर सेंड इनक्रिप्टेड वेब पेज एंड एड्रेस सेशन टू द सर्वर। वेब ब्राउजर ने उसको बोला कि भाई अब तुम अपना डाटा भेजो, और फिर आखिर में वेब सर्वर ने HTML डॉक्यूमेंट के जरिए अपना सारा डाटा भेजा, जो वेबसाइट वेबसाइट बन के मेरे सामने आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ये इसकी डायग्राम हो गई। वर्चुअल मेमोरी, चैप्टर नंबर 4, वर्चुअल मेमोरी के ऊपर बात हो रही थी। वर्चुअल मेमोरी वो होती है जो, जैसे हमारे पास रैम कम पड़ जाए ना, तो फिर हम हार्ड डिस्क का सहारा लेते हैं, अपने पुराने डाटा को जो रैम में होता है उसको हार्ड डिस्क में डालते हैं, ताकि रैम में जगह खाली हो जाए। कहना ये चाह रहा हूँ कि आपकी रैम इन 4 प्रोग्राम्स के जरिए भर गई है, सही है। अब आपकी रैम में मजीद जगह नहीं है, तो ABCD में से जो पुराना प्रोग्राम होगा ना, वो उठा के आप डाल दोगे हार्ड डिस्क में, ठीक है। वो हार्ड डिस्क में डाल दोगे, उससे ये होगा कि आपके पास जो प्रोग्राम आप हार्ड डिस्क में डालोगे, उस एक प्रोग्राम की जगह आपकी रैम में बच जाएगी। तो वर्चुअल मेमोरी की अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे इस डायग्राम से बेहतर है मैं आपको डायरेक्ट जो वर्चुअल मेमोरी का एक्चुअल सवाल आया है उसकी डायग्राम समझा दूं। वर्चुअल मेमोरी की डायग्राम में तो मैं डायरेक्ट यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है। ये सवाल 4 मार्क का आया था कि हाउ द डाटा इज ट्रांसफर थ्रू द वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी में डाटा किस तरह से ट्रांसफर करता है।
ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपके पास ने कह रहा है ना कि देखो, सबसे पहले आप बताते हो रैम। इंपॉर्टेंट चीज ये, वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो पहला हिस्सा है वो रैम है, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है वो हार्ड डिस्क होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पेजेस का मतलब ये होता है कि जो रैम के अंदर डाटा होता है ना, उसी को वो पेजेस कह रहे हैं। यानी सेगमेंट्स के अंदर जो डाटा होता है उसको पेजेस कहते हैं। आपने देखा है ना, रैम अमूमन मेमोरी इस तरह से होती है ना, इन पार्टीशन होती है। तो रैम के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 डाटा पड़ा हुआ है, तो उसमें से वो कोई भी डाटा उठाता है और उसके बाद उसको उठा के हार्ड डिस्क में रख देता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक आप डेडिकेटेड स्पेस बनाते हो जिसको आप वर्चुअल मेमोरी कहते हो। तो होता क्या है कि रैम अब जब फिल होने लगती है तो वो डाटा उठा के भेज देती है वर्चुअल मेमोरी में, और वर्चुअल मेमोरी में वो डाटा स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से रैम के अंदर स्पेस बच जाती है। अब मैं यहाँ पे, और मैंने आपको शायद, चलो खैर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मिसाल के तौर पे मेरे पास प्रोग्राम्स हैं। ये एक प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम, और ये तीसरा प्रोग्राम। ये तीन प्रोग्राम अभी रैम में हैं। ये तीनों अलग अलग कर तीन प्रोग्राम्स हैं। अब उसमें जो सबसे पहले रैम के अंदर आया था वो ये वाला था, फिर ये था, और फिर ये था। अब क्या होगा, एक नया प्रोग्राम रैम में आने के लिए जरूर बैठा हुआ है, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो पहला वाला प्रोग्राम है, ये उठ के चला जाएगा तुम्हारे पास कहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी में। अब आ रही बात समझ में, वर्चुअल मेमोरी में। तो उससे क्या होगा, उससे जो है कोई जो नया प्रोग्राम होगा उसको आने की जगह मिल जाएगी, उसको आने की जगह मिल जाएगी। ठीक है। तो जब उसको आने की जगह मिल जाएगी तो अब आपके पास ये वाला प्रोग्राम प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा फिर एक और प्रोग्राम होगा जो मजीद बेताब होगा। अब जब वो बेताब होगा आने के लिए, तो फिर ये वाली जगह खाली होगी। कौन सी वाली जगह खाली होगी, नीचे वाली, है ना। फिर ये जो येलो वाली जगह है ये खाली हो जाएगी। अब ये वाली जगह खाली होने के बाद ये यहाँ पर आके वर्चुअल मेमोरी में चली जाएगी, हार्ड डिस्क में जगह होगी। ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं, फिर जो नया प्रोग्राम आना होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको बात आ रही है समझ में, ये हो गया। अब क्या होगा, एक और प्रोग्राम होगा लाइन में आने के लिए, वो तीसरा प्रोग्राम यहाँ पे आएगा। जब वो तीसरा प्रोग्राम यहाँ पर आएगा तो फिर आपके पास यहाँ से जगह खाली होगी। सही है। और ये वाला प्रोग्राम उठ के यहाँ आ जाएगा। आ गया। जो लास्ट एक्टिव प्रोग्राम होगा वो वर्चुअल मेमोरी में जाएगा। जो पुराना एक्टिव प्रोग्राम होगा वो वर्चुअल मेमोरी में जाएगा, जो पुराना होगा वो वर्चुअल मेमोरी में जाएगा। ये बात आ रही है समझ में। ठीक है। अब उसके बाद क्या बचता है, कौन सा कलर डालें, हरा, ऑरेंज डाल दें। अब यहाँ डालते हैं, एक सेकंड। अब जो नया प्रोग्राम होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। अब आ रही बात समझ में, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये वाला प्रोग्राम भी आपका क्या होगा, पुराना हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अब उसके लिए फिर वर्चुअल मेमोरी से उस डाटा को बाहर कर दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि किस तरह से आप काम करोगे। तो खैर मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको बता दी है। एक हार्ड ड्राइव बनी हुई होनी चाहिए, और हार्ड ड्राइव के अंदर वर्चुअल मेमोरी बनी हुई होनी चाहिए, एक रैम बनी हुई होनी चाहिए, और उसके बाद वो पेजेस ट्रांसफर करते हुए नजर आएगी, तो ये आपका बन जाएगा वर्चुअल मेमोरी। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आई? ये देख लो यहाँ पे, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट हाउ वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड एंड यूज्ड। तो ये मैंने पास पेपर सॉल्व करवाए होंगे आपको, या जब वर्चुअल मेमोरी पढ़ रहे होंगे, तो ये इस वक्त मैंने यही बनाया था। ठीक है। तो ये वर्चुअल मेमोरी की डायग्राम बन जाएगी। वैसे तो ये पेज नंबर 33 पे है, ये आपको जो मैंने दिया है उसका पेज नंबर 33 है ये। यहाँ देख सकते हो आप, ये पेज नंबर 103 पे ड्रॉ का सवाल है। ड्रॉ एनोटेट डायग्राम टू रिप्रेजेंट प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग का प्रोसेस बताओ। अच्छा, ये भी हम करके आए। वैसे ये देख सकते हो आप, सबसे पहले क्या होता है कि फार्मिंग में यूजर कंप्यूटर जो होता है, ये वेब एड्रेस टाइप करता है। फार्मिंग में यही पढ़ा था। तो वो वेब एड्रेस रियल पे जाने के बजाय उसको कहाँ पे लेके चला जाता है, फेक पे। तो इसकी थोड़ी सी नंबरिंग शंबरिंग कर दें। पेज नंबर है ये 103। 103 यूजर कंप्यूटर, ठीक है, टाइप करता है, और टाइप करने के बाद वो फेक वेबसाइट पे चला जाता है, रियल पे नहीं जाता। ठीक है। तो ये आपको इसके लिए याद रखना होगा, 4 मार्क का होगा ये, 4 मार्क का ही है। तो यूजर सबसे पहले क्या करता है, यूजर कंप्यूटर में सबसे पहले आप ये लिखोगे द
द यूजर क्लिक द लिंक दैट डाउनलोड malware। तो पहला स्टेप ये नहीं होगा, पहला स्टेप दूसरा वाला होगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, दिस इज द सेकंड स्टेप। इसको करेक्शन कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि पहला स्टेप ये है कि यूजर क्लिक करेगा और अपने पास मेलवेयर उसके डाउनलोड होगा। फिर यूजर का कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा, यानी टाइप करेगा वेब एड्रेस, और वो वेब एड्रेस उसको फेक पे लेके जाएगा बजाय ओरिजिनल के। क्या ये बात समझ में आ जाएगी? ये वाली चीज समझ में आ गई? आगे चलेंगे। ये वाली डिनायल ऑफ सर्विस अटैक वाली है। इसमें क्या है, बहुत सारे बॉटनेट्स थे। और मतलब इसकी शुरुआत क्या होती है? लेट बाय सर सिंपलेक्स डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स की डायग्राम करते हैं बेटा। फिजा थोड़ा सा रुक जाओ, भूल जाऊं तो बता देना मुझे। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट डायग्राम, ये हमने डिस्कस की भी है। सवाल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले थर्ड पार्टी जिसको हैकर बोलते हैं, इसका है 123, पेज नंबर 123। थर्ड पार्टी जिसको आप हैकर बोलते हो, HACKER, हैकर। हैकर इनिशियलाइज करता है अटैक को, ठीक है। तो हैकर इनिशियलाइज करता है अटैक, और जब अटैक इनिशियलाइज हो जाता है तो फिर वो बहुत सारे कंप्यूटर्स को बॉट बनाता है। फिर वो बॉट जो होते हैं, वो बॉट क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। वो सारे बॉट्स क्या करते हैं, रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ये जितना भी आपको नजर आ रहा है बॉट्स की तरफ से लाइनें जाती हुई, ये रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो तुम्हारे वेब सर्वर को फ्लडेड कर दे विद यूजलेस ट्रैफिक, फ्लडेड कर दे विद यूजलेस ट्रैफिक। तो वेब सर्वर के ऊपर आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, जिसकी वजह से वेब सर्वर आपका पागल हो जाएगा। फेल्स टू फेल्स ड्यू टू मैनी रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अब होगा ये कि जो असली कंप्यूटर होगा, जो जेन्युइन कंप्यूटर होगा, जब वो भी कोई रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसको भी नहीं मिलेगा। तो कैन नॉट कनेक्ट टू द वेब सर्वर बिकॉज वेब सर्वर इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ऐसा है। कभी ऐसा हुआ स्कूल में बचपन में कि बच्चे एक टीचर को तंग कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे जान के, और उसमें एक बच्चा मासूम सा सही सवाल लेके गया हो, ठीक है, तो अचानक मिस ने उसी को डांट दिया? ऐसा है? ऐसा हो सकता है ना भाई? या अम्मा से कभी बहन भाइयों ने मस्ती की हो और अम्मा उनसे तंग आ गई हो, लेकिन कुटाई तुम्हारी लगा दी हो। ऐसा हो सकता है ना? तो ये क्या है बेसिकली, बहुत दफा हुआ है। तो ये उसकी एग्जाम्पल तुम लोग याद रख लेना बस। ये जो फेक होता है, मतलब जो काम की चीज नहीं होती, वो इतना ज्यादा तुम्हारे साथ हुआ है सर, ये तो सबके साथ ही होता है। अब माए तो देखो, ये तो मोहब्बत है, ये सबको मिलती है। ये करता कोई है, भरता कोई है, करके कोई और निकल जाता है, और भर के कोई और निकल जाता है। ऐसा ही है ना। चले जी वापस आते हैं, उम्मीद है फ्रेश हो गए होंगे आप लोग। यहाँ देखते हैं, ये फायरवॉल की बात कर रहा है। फायरवॉल का काम ये होता है कि जो इंटरनेट पे आने वाला ट्रैफिक है उसको फिल्टर करे। जैसे तुम्हारे स्कूल के बाहर गेट कीपर खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, पेज नंबर 167, ठीक है। तो 167 पे आप ये समझ लो कि फायरवॉल की बात हो रही है ना। देखो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल का मतलब ये होता है, ये देखो ये फायरवॉल बनी हुई है। ये दीवार बेसिकली आपके पीसी पे आने वाले हार्मफुल ट्रैफिक को रोकती है। तरीका क्या है, एक डब्बा बनाओ जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो ट्रैफिक जा रहा है वो भी फायरवॉल से होके जा रहा है। जैसे तुम्हारे स्कूल में एंट्रेंस पे वॉक थ्रू गेट लगा हुआ होता है, ऐसे वॉक थ्रू गेट लगा हुआ होता है। अब अगर तुम उस वॉक थ्रू गेट में से कोई बम बम लेके जा रहे हो, ठीक है, कोई राइफल लेके जा रहे हो, कोई पिस्टल लेके जा रहे हो, कोई मेटालिक चीज लेके जा रहे हो, तो ये शोर मचाएगा, ठीक है ना। तो एनी ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया इज रिजेक्टेड। तो अगर आप कोई मेटालिक चीज लेके जा रहे हो, गन लेके जा रहे हो, कोई भी ऐसी खतरनाक चीज लेके जा रहे हो जो नुकसान हो, तो वो आपको क्या करेगा, फायरवॉल रोक देगा, आगे लेके जाने नहीं देगा। तो फायरवॉल ऐसा होता है कि अगर आपने कभी अपने स्कूल में फेसबुक यूज करने की कोशिश की हो या कोई गेम चलाने की कोशिश की गई हो, तो आपकी वेबसाइट चलती नहीं है वो वाली। तो वो आपका जो वो होता है ना, कौन होता है, आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ठीक है। तो वो एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में उन वेबसाइट्स का नाम डाल देता है
जो वेबसाइट्स ममनुआ होती हैं, यानी जिनका एक्सेस करना मना होता है। तो यूजर अगर डालता है, जैसे आपके स्कूल में अगर फेसबुक इस्तेमाल करना मना है, तो वो एक्सेप्शन लिस्ट में यूजर क्राइटेरिया सेट कर देगा कि फेसबुक बैन है। तो अगर आप जैसी फेसबुक लिखोगे, तो आप तो लिख लोगे फेसबुक, लेकिन क्या होगा, जब वो फेसबुक से डाटा लाने की कोशिश करेगा, तो आपका फायरवॉल उसको रोक देगा। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये अमूमन होता ही है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? टीएलएस वाले बच्चों, यूट्यूब बंद है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। ये बात समझ में आती है तुम्हें? तो ये वाला भी एक सवाल आता है हमारे पास। तो वो होता क्या है कि फायरवॉल का काम होता है एग्जामिन करना ट्रैफिक पासिंग थ्रू द फायरवॉल, और एनी ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया इज रिजेक्टेड, ये वाला काम होता है। और जो कंट्रीज में एप्स बैन होती हैं, वो पूरी गवर्नमेंट के फायरवॉल से होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बेटा नेक्स्ट एक सवाल है, और ये वाला सवाल हम करके आ चुके हैं, पास पेपर से रिलेट करवा रहा हूँ। ये सबसे शुरू में ही हमने किया था कि पैकेट स्निफर डाटा इंटरसेप्शन कैसे करता है। ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये आपका डाटा जा रहा है, उसके बीच में पैकेट स्निफर आ गया। और क्या करेगा ये आपके जाने वाले पैकेट्स को, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पैकेट्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये पैकेट्स जा रहे हैं, ये ऐसे पैकेट्स जा रहे हैं। तो पैकेट स्निफर क्या करेगा, पैकेट स्निफर इन पैकेट्स को सूंघेगा, और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि मिसाल के तौर पे तुम्हारी वो हो सकती है, पेज नंबर 188, 188। अब जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी या तुम्हारा पासवर्ड है किसी वेबसाइट का या क्रेडिट कार्ड का, तो ये वो थर्ड पार्टी को आगे दे देगा। तो जो थर्ड पार्टी विच इज हैकर, थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे? थर्ड पार्टी है तुम्हारा हैकर, थर्ड पार्टी इज द हैकर। तो ये हैकर को तुम्हारा डाटा भेज देगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है? यहाँ देख लो, ये कौन सा पास पेपर है, ये पेज नंबर 211 है, 212, 211 है, तो आप 212 पे आ जाओ। ठीक है, 212 पे ये वाला जरा ड्रॉ करो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपसे राउटर की डायग्राम के बारे में पूछ रहा है। तो राउटर में अभी हमने देखा था कि राउटर जो आइडेंटिफाई कराता है वो पैकेट एड्रेस को कराता है, और फिर ये डेस्टिनेशन डिवाइस होती है। सही है, 4 मार्क का होगा, ये भी 4 मार्क का ही आ रहा है ज्यादातर। ठीक है, तो एनोटेट डायग्राम टू रिप्रेजेंट रोल ऑफ राउटर, रोल ऑफ राउटर का काम होता है पैकेट को फॉरवर्ड करना। तो राउटर के पास जब पैकेट आता है, तो उसके ऊपर उसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो राउटर एग्जामिन्स पैकेट टू लुक फॉर हेडर दैट हैज एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो राउटर के पास जब भी कोई पैकेट आता है, तो वो उसका हेडर पढ़ता है, और हेडर पढ़ने के बाद उसको वो डेस्टिनेशन डिवाइस पे पहुंचा देता है। तो पैकेट सेंड टू करेक्ट डेस्टिनेशन यूजिंग फास्टेस्ट रूट, और फिर करेक्ट डेस्टिनेशन पे वो डाटा को भेज देता है। ये वाला ही चीज आपकी रोल ऑफ राउटर में आएगी। ये भी अपने पास ड्रॉ कर चुके हो, तो बताओ मैं आगे बढ़ूँ? यहाँ पे देख लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इस नेक्स्ट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि आपने फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ड्रॉ एंड एनोटेट अ डायग्राम टू शो प्रोसेस ऑफ फेच डिकोड। आपको याद है मैंने एक आपको डायग्राम दिखाई थी, रेड कलर वाली और ग्रे कलर वाली, यही वाली है, नजर आ रही है? तो यहाँ देखो, ये वाली डायग्राम है ना, इसमें यहाँ पे ये सीपीयू और रैम नजर आ रही है तुम्हें। ठीक है, तो आप देखो ये सीपीयू और ये रैम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स थे, कंट्रोल यूनिट, सीआईआर, पीसी, एमएआर, एमडीआर सब थे, ये डब्बा बना लेना। और ये रैम है, जब भी सीपीयू को कुछ चाहिए होता है तो वो रैम के पास जाता है। तो एड्रेस इज सेंड यूजिंग एमएआर, ये आपने लेबल कर दिया कि एड्रेस एमएआर के जरिए गया। और फिर इसमें से जो डाटा है, वो डाटा बस के जरिए लिखा हुआ भी आ रहा है कि डाटा बस के जरिए वो डाटा चला गया। ये बात समझ में आ रही है? तो इंस्ट्रक्शन इज सेंड टू एमडीआर यूजिंग डाटा बस। जो इंस्ट्रक्शन और डाटा दी, इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों लिख देना यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन और डाटा, डाटा भी लिख दो, डाटा स्लैश इंस्ट्रक्शन इज सेंड टू एमडीआर, ये वाला काम हो गया। और आखिरी के अंदर जो सी आई आर है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो इंस्ट्रक्शन इज सेंड टू सी आई आर टू बी डिकोडेड, और फिर वो सी आई आर के जरिए डिकोड हो रही थी। याद है आपको 0101 पे हम जब जा रहे थे, यहाँ याद है सी आई आर से हम ऊपर जा रहे थे, और 0101 से लोड की इंस्ट्रक्शन उठा रहे थे। तो यहाँ पे भी वही चीज बता रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो ये आपकी फैच डिकोड साइकिल की डायग्राम हो जाएगी।
ये वाला देख लो बेटा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क यूजिंग सीरियल। सीरियल का मतलब 1 बिट एट अ टाइम। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक वक्त में आना जाना। ड्रॉ एन एनोटेड डायग्राम टू शो हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग सीरियल हाफ डुप्लेक्स। पेज नंबर 307। पेज नंबर 307। ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ड्रॉ एंड एनोटेट द डायग्राम टू शो हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग सीरियल हाफ डुप्लेक्स। देखो सेंडर है, रिसीवर है, सही है। ये एक लाइन का मतलब ये होता है कि या तो जा सकता है, और इस एक लाइन का मतलब है या तो आ सकता है। चार की आती है अमूमन, यहाँ पे भी चार की है, सही है। तो यहाँ पर ये समझाया है कि डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग सीरियल हाफ डुप्लेक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन ये बनाना है कि डाटा जा रहा है, और बिल्कुल अलग से बनाना है कि डाटा आ रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? हाफ डुप्लेक्स को। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? हाफ डुप्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। सेंड वन एट अ टाइम, तो या तो आ रहा है या फिर जा रहा है, लेकिन वन एट अ टाइम। तो इसके आगे आप लिख दोगे कि डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव, सेंड एंड रिसीव, बट नॉट एट सेम टाइम। यहां पर मैंने उसको समझाने के लिए एक बात बताई थी कि अगर फुल डुप्लेक्स होगा ना, अगर फुल डुप्लेक्स की कोई बात करनी है, तो फुल डुप्लेक्स के लिए आपने क्या करना होगा? फुल डुप्लेक्स के लिए आप बोथ साइड एरो बनाओगे। तो अगर आप बोथ साइड एरो बनाते हो तो वो फुल डुप्लेक्स है। बोथ साइड का मतलब होता है आ भी रहा है और जा भी रहा है, ये फुल डुप्लेक्स कहलाता है। ठीक है। और अगर आपसे कहे कि भाई पैरेलल का बनाओ, ठीक है, सिंगल लाइन विद बोथ साइड एरो, हाँ, वो आना जाना दोनों हो जाता है। और अगर आप यहाँ देखो, एक पे सिर्फ जाना हो रहा है और एक पे आना हो रहा है, इसको हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। ठीक है। वो क्या है जिसमें सिर्फ जा सकता है या सिर्फ आ सकता है? वो यही तो है हम बात। अगर जा रहा है तो आएगा नहीं, और अगर आ रहा है तो जाएगा नहीं। वो ये होता है। ठीक है। और पैरेलल का भी मैं तुम्हें बताने लगा था। पैरेलल के लिए होगा, जब आपके लिए पैरेलल के लिए बनाने आए, तो पैरेलल के लिए आपको ऐसे करके बहुत सारे एरो बनाने पड़ेंगे। कम से कम 4 या 8 बना लेना। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डाटा है वो पैरेलल जा रहा है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। ये बात समझ में आती है? पहले डायग्राम्स पे रहेंगे, फिर उसको बाद में बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई? मतलब जब पैरेलल की बात होगी ना, तो पैरेलल में फिर आना जाना नहीं बनाओगे। पैरेलल में सिंपल ये वाला पार्ट उठा के इन दोनों के बीच में डाल दो। बता तो दिया पैरेलल में। पैरेलल में इस तरह से होगा। सीरियल किधर रिप्रेजेंट हो रहा है? सीरियल इस एक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। सीरियल इस एक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। सीरियल का मतलब होता है एक लाइन। सीरियल का मतलब है एक लाइन। ठीक है, या तो जा रही है या तो आ रही है। ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई? अगर सिंप्लेक्स होगा ना, तो देखो यहां पर मैंने 2 लाइन बनाई है, ये हाफ डुप्लेक्स है। जाने की अलग, आने की अलग, ठीक है। ये आ गया। और अगर सिंप्लेक्स होगी ना, तो सिंप्लेक्स में सिर्फ एक ही एरो होता है। सिंप्लेक्स ओनली हैज वन एरो। तो उसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स। अगर सिंप्लेक्स के लिए आएगा, तो सिंप्लेक्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, सेंडर टू रिसीवर। ये अमूमन आप इस्तेमाल करते हो सेंडिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर। सिंप्लेक्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर रहे हो, वो सिंप्लेक्स है। ये सब सिंप्लेक्स होता है। और माइक से डाटा कंप्यूटर को जा रहा है, सिंप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स में सेंडर से रिसीवर डाटा आना जाना दोनों करता है। इसका मतलब हो गया जैसे टेलीफोन कॉल, आपको आवाज आ भी रही है, आपकी जा भी रही है। सिंप्लेक्स हो गया सेंडर टू रिसीवर, जैसे आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को डाटा भेज रहे हो, सिर्फ जा सकता है, कुछ आ नहीं सकता। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल मैं देता हूँ, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी, तो उसमें एक वक्त में एक ही डाटा आना जाना करता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अगर आपको ये बनाना है कि पैरेलल से बनाओगे, पैरेलल सिंप्लेक्स नहीं है ये। पैरेलल जो आपकी आएगी, हाँ, पैरेलल सिंप्लेक्स हो सकती है एक ही डायरेक्शन में जाने वाली।
एक ही डायरेक्शन में जाने वाले। ये बात सही है। अब अगर आप पैरेलल डुप्लेक्स बनाते हो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा। पैरेलल भी है, दोनों तरफ आना जाना है। और पैरेलल हाफ डुप्लेक्स बनाते हो तो चार लाइनें ऐसे बना देना, चार लाइनें ऐसे बना देना। अब आ गई बात समझ में? ये सब क्लियर हो गया। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पर इको चेक का मतलब ये होता है कि आप जो डाटा भेजते हो वो डाटा आप तक वापस आता है। तो इससे आसान क्या डायग्राम होगी। आपने एक डब्बा बनाया चकोर, एक और डब्बा बनाया। सही है। एक कहलाता है सेंडर, एक कहलाता है रिसीवर। ये भी लिख दो। सेंडर और रिसीवर। इको चेक में ये होता है कि आप एक डाटा भेजते हो और वो डाटा आप तक वापस आता है। तो एरो बना के एक डाटा आपने भेजा और वही डाटा फिर आप तक वापस भेज दिया गया, ये इको चेक है। तो आसान सवाल पूछा उसने। फिर एनोटेशन करोगे। फिर क्या होता है कि फिर सेंडर जो होता है वो ये चेक करता है कंपेयर करके कि जो डाटा उसने भेजा था क्या वो डाटा सिमिलर है। तो आप यहाँ पे पहले लिखते हो कि आप डाटा भेज रहे हो और आपको जो रिटर्न मिलता है वो कॉपी ऑफ डाटा मिलता है। सही है। और फिर क्या करता है जो सेंडर होता है वो कंपेयर करता है ओरिजिनल डाटा को, कंपेयर ओरिजिनल डाटा विद द कॉपी सेंड बैक, और जो कॉपी उसको भेजी जाती है वो डिस्कस करता है। नहीं, इसमें ये सब डिटेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ डायग्राम मांगी है। कॉपी सेंड बैक, कॉपी सेंड बैक एंड इफ दे एंड इफ दे डू नॉट मैच, एरर इज डिटेक्टेड, एरर इज डिटेक्टेड। ये है इसका 4 मार्क का सवाल। यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? बताना मुझे। ठीक है, तो ये एक सवाल यहाँ पे निपट गया। ये वाली डायग्राम आपके पास पूछी है उसने अक्टूबर नवंबर 2025 के वेरिएट 1-2 में। इसमें आपसे कहता है कि कंप्लीट एंड एनोटेट द डायग्राम टू शो हाउ इंस्ट्रक्शंस आर डीकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। अब ये एक नई चीज है कि डीकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड क्या होता है। डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड वाला पार्ट है जिसके अंदर सीआईआर डाटा को डिकोड करता है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब आपको पता है कि मैंने लफ्ज एक इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे सीआईआर। तो आपको याद होगा कंट्रोल यूनिट का जो हिस्सा होता है उसका नाम होता है सीआईआर। हम यहाँ लिख देते हैं सीआईआर। अच्छा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एएलयू। ये भी आप याद रख लेना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का हिस्सा क्या होता है? एएलयू। अब होता क्या है कि यहाँ से आप बना लो कि जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं सीआईआर के अंदर। देखा था सीआईआर से हमने लोड उठाया था नहीं उठाया था? तब हम यहाँ लिखते हैं कि इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन सीआईआर। इंस्ट्रक्शन सीआईआर में स्टोर होती है, याद है आपको? डिकोड करने के लिए लोड में 0101 लिखा हुआ था, 0101। वो हमने लोड के लिए इस्तेमाल किया था। तो एक तो ये बात आ गई। अब होगा क्या कि सी आई आर इज कनेक्ट विद द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज, यहाँ पे एएलयू नहीं लिखना था, बेसिकली अक्यूमुलेटर लिखना था, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा स्टोर होता है वो अक्यूमुलेटर के अंदर होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो सारा डाटा होता है वो कहाँ होता है? अक्यूमुलेटर में लाया जाता है ना। तो अब अक्यूमुलेटर के अंदर क्या चीज आएगी वो लिख लेंगे हम कि अक्यूमुलेटर स्टोर्स डाटा नीडेड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। सही है। अब हम आखिरी चीज इसमें क्या लिखेंगे। देखो, ये तो हमें पता चल गया कि कंट्रोल यूनिट के अंदर आपके पास सीआईआर है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में एसीसी है। उसने यही पूछा है कि कैसे इंस्ट्रक्शन डिकोड होती हैं। तो कंट्रोल सीआईआर यानी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जाके अक्यूमुलेटर में डिकोड होती हैं। तब आपको जो इसके अंदर एक चीज लिखनी होगी वो आप यहाँ लिख सकते हो कि सी यू यूजेस यूजेस इंस्ट्रक्शन सेट टू डिकोड इंस्ट्रक्शन
एंड सेंड्स यानी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो सीयू के अंदर, सीआईआर के अंदर होगी, ठीक है। एंड सेंड्स अ सिग्नल, एंड सेंड्स अ सिग्नल टू एएलयू, और फिर वो एएलयू को सिग्नल देगी, ठीक है, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, एएलयू टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ये बात समझ में आती है? ये बता दो, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? इसके तीसरे वेरिएंट की डायग्राम देख लेते हैं, बस फिर क्लास खत्म करते हैं। इसको देख लेते हैं। अब ये हमारे पास डायग्राम पूछ रहा है कि हमने डायग्राम बतानी है कि किस तरह से ब्लॉकचेन में डाटा जो है वो स्टोर होगा। तो ब्लॉकचेन के बारे में आपको पता है, ब्लॉकचेन जैसे पढ़ाया था मैंने। तो ब्लॉकचेन के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, कहते हैं ड्रॉ एन एनोटेटेड डायग्राम शो हाउ पेमेंट ट्रांजैक्शन इज मेड यूजिंग डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के जरिए सारा काम होता है और पेमेंट कैसे होगी। तो अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो याद रखने की चीज है और जो पहला काम है वो ये है कि पेमेंट होना, यानी सबसे पहले मेरी जो डिवाइस है, मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, ये है मेरी डिवाइस। इससे मैं पेमेंट करूंगा जो भी ब्लॉकचेन कम्युनिटी है उसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कस्टमर डिवाइस ये मेरी डिवाइस है, ठीक है। कस्टमर डिवाइस इनक्रिप्ट्स पेमेंट डाटा, इनक्रिप्ट करेगा पेमेंट डाटा, जो कुछ मैं भेज रहा हूँ उसको इनक्रिप्ट करेगा। और ये जो डाटा है ये जाएगा डिजिटल लेजर में। डिजिटल लेजर का मतलब जो रजिस्टर होता है, किसके लिए? ब्लॉकचेन के लिए। इसको हम कहते हैं डिजिटल लेजर, डिजिटल लेजर। जो अकाउंट्स पढ़ने वाले उनको पता होता होगा ना, इसको रजिस्टर बोलते हैं, जहाँ पे आप तमाम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हो। तो ये जो पेमेंट है ये जाएगी मेरी डिजिटल लेजर में, जहाँ पता चलेगा कि मैंने कोई ना कोई बिटकॉइन वगैरह खरीदा है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है। सही है। तो अब ये जो क्रिप्टो करेंसी मैंने खरीदी होगी, इसका बनेगा एक ब्लॉक, एक डब्बा बनता है, इसका बनेगा एक ब्लॉक, जिसको हम ब्लॉक हैश बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसका बनेगा ये ब्लॉक ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक क्रिएट होता है और उसको हम ब्लॉक हैश भी कहते हैं। आपको याद है ब्लॉक हैश में मैंने बताया था तीन चीजें होती हैं, आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर, आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर, और डेटा जो होता है, और उसका प्रीवियस हैश, ये वाली बात याद है? तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरेट होगा वो होगा ब्लॉक हैश। हैश का मतलब जो आपका डाटा होगा उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे ट्रांजेक्शन इज स्टोर्ड इन अ ब्लॉक। यहाँ हमें लिखना होगा कि जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई होगी वो ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ट्रांजेक्शन इज स्टोर्ड इन ब्लॉक, ट्रांजेक्शन ब्लॉक की सूरत में स्टोर हो जाएगी। और फिर जब हो जाएगी तो फिर ये ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाएगा। तो फिर ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाने के लिए हमें एक ब्लॉकचेन क्रिएट करनी होगी। वो ब्लॉकचेन हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कर ली ब्लॉकचेन। और ब्लॉक हैश क्या होता है वो बता देता हूँ। ब्लॉक चेन और ब्लॉक हैश यहाँ पे बना देंगे इसको। ब्लॉक हैश क्या होता है? ब्लॉक हैश वो होता है, पहले यहाँ पे इसकी एनोटेशन लिख देता हूँ फिर आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज और होगी कि पेमेंट डाटा इज सेंड, पेमेंट डाटा इज सेंड, यानी मैंने सबसे पहले, ये मेरी डिवाइस है, मैं बाइनेंस की ऐप इंस्टॉल करूंगा और अपने बैंक के अकाउंट से उस बाइनेंस की ऐप को लिंक करूंगा। तो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं 1 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा बाइनेंस ऐप के अंदर। लेट सपोज डॉज कॉइन को, डी ओ डॉज कॉइन जो भी था, आई थिंक मुझे स्पेल याद नहीं है। और कौन कौन सा होता है? बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम हो गया लेट सपोज, चलो इथेरियम कॉइन के लिए अब मैं यहाँ पर उस 1 लाख रुपए से लेट सपोज $0.001 का कुछ खरीदता हूँ। तो डिजिटल लेजर के अंदर आ जाएगा कौन सा बंदा है, यानी सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, किसको बेच रहा हूँ, कौन किससे ले रहा हूँ, किससे बेच रहा हूँ, और उसके बाद डाटा, ठीक है, वो डाटा आ जाएगा।
फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन जो है वो ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगी कि ये मैंने खरीदी है, और फिर वो जो ट्रांजेक्शन जो मैंने खरीदी होगी वो उस ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाएगी। तो क्या था है कि व्हेन अ ब्लॉक इज फुल, यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हेन ब्लॉक इज फुल, जब ब्लॉक आपका फुल हो जाएगा, इट इज एडेड टू ब्लॉकचेन, इट इज एडेड टू ब्लॉकचेन। इसका मतलब होता है ब्लॉकचेन एक कम्युनिटी होती है, जब आपका डाटा पूरा आ जाता है ब्लॉक के अंदर तो फिर उसको आप ब्लॉकचेन के साथ अटैच कर देते हो। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? मेरी डिवाइस थी, मेरा मोबाइल फोन था, उससे मैंने पेमेंट की बाइनेंस के अकाउंट के जरिए किसी क्रिप्टो कॉइन के अंदर, जिससे मेरा एक अकाउंट जनरेट हो गया। वो जो अकाउंट जनरेट हुआ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे नाम के ब्लॉक के अंदर जमा हो गई। जब मेरा पूरा ब्लॉक, कि मैंने कब खरीदा, कितना खरीदा, ये सब मुकम्मल हो गया, तो उसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर दिया गया, और अब मैं उस ब्लॉकचेन कम्युनिटी का पार्ट बन गया। यहाँ तक की बात आ रही है समझ में? बताना मुझे सब क्वेश्चंस जितनी भी क्यूरीज हैं वो मैंने आंसर कर दिए हैं। मजीद किसी का कोई सवाल होगा तो फिर, अभी तो फिलहाल किसी का नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए मैं अनाउंस कर दूंगा रात में जब भी लेनी होगी, 10-11 इस तरह से। तो आई विल अनाउंस इट और फिर आगे करवाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं कराऊंगा चैप्टर नंबर 5 के सवाल कराऊंगा, और फिर उसके बाद 3 पे आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।